हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास टुडे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर फ्रॉम विक्टोरियन एज, जिन्हें हम रियलिज्म के लिए जानते हैं। इन्होंने अपने नॉवेल्स में रियलिटी को दिखाया है, स्पेशली जो पुअर क्लास थे एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो भी इफेक्ट रहा पुअर क्लास के ऊपर, इसको इन्होंने दिखाया है। एंड जो स्कूल की कंडीशन थी उस पर भी इन्होंने बात करी अपने नॉवेल्स में। तो आज हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस की। इनका पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस। ठीक है, हफम डिकेंस इंपॉर्टेंट नाम है इनका। इनका जो बर्थ है वो 1812 में होता है, लैंडकोर्ट में, जो कि पॉर्ट्समाउथ का एक सब वर्ग हम कह सकते हैं। और इनकी डेथ होती है 1870 में। 58 ईयर्स के थे ये जब इनकी डेथ होती है। केंट में इनकी डेथ होती है, ठीक है, केंट इंग्लैंड में इनकी डेथ होती है। एंड ही वॉज बेरीड एट वेस्टमिनिस्टर एबी। इनके फादर का नाम था जॉन डिकेंस। कुछ पहले हम बायोग्राफिकल डिटेल्स देखते हैं। इनके फादर का नाम था जॉन डिकेंस। ओके, ही वाज क्लर्क एट नेवल पे ऑफिस। लेकिन इनके फादर को 1824 में इम्प्रीजन कर दिया जाता है। 1824 में इम्प्रीजन कर दिया जाता है फॉर डेप्थ। मार्शलशी प्रिजन में इन्हें अरेस्ट किया जाता है, इन्हें रखा जाता है। मतलब इन्हें अरेस्ट करके मार्शलसी प्रिजन में रखा जाता है। और इसके बाद डिकेंस को बहुत कम उम्र में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वॉरेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम करना होता है। इन्हें बॉटल में लेबल लगाने का काम दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ये काम करते हैं? वॉरेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री, वॉरेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री। ओके, ये इंपॉर्टेंट इनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स है। फैक्ट्री डिस्ट्रिक्ट, वॉरेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री। ओके, और मार्शल स्ट्रीट प्रिजन, मार्शल स्ट्रीट प्रिजन, डेविड कॉपरफील्ड में ये सारी चीजें दिखाई गई हैं क्योंकि इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल माना जाता है। एंड इनके जब फादर का रिलीज होता है, इसके बाद इनकी फैमिली कैम्पटन टाउन चली जाती है। ओके, यहाँ पे वो बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहले इनका जो काम था वो जर्नलिस्ट का काम करते हैं। ही वर्क फॉर लंडन न्यूज़पेपर एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर ऑल्सो फॉर 2 years। ये काम करते हैं एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर। तो इनका आप ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एज अ जर्नलिस्ट इनका करियर शुरू होता है, एज अ जर्नलिस्ट। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। एंड इन्होंने सबसे पहले बहुत कम उम्र में काम किया था एट ब्लैक वेयर हाउस फैक्ट्री, वॉरेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री में काम किया था। बॉटल्स में लेबल लगाने का 6 शिलिंग इनको मिलती थी एक हफ्ते में। और इनकी फैमिली को मार्शलसी प्रिजन भेजा जाता है। चार्ल्स डिकेंस को नहीं भेजा जाता, इनके फादर को भेजा जाता है। ही वॉज इम्प्रिजन फॉर डेप्ट इन द ईयर 1824, जिसका जिक्र आपको डेविड कॉपरफील्ड में भी मिलता है। इन्होंने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन किया था, द मॉर्निंग क्रॉनिकल, जहां पे इन्होंने लंदन लाइफ के बारे में बहुत सारे स्केचेस लिखे थे। आप न्यूज़पेपर का नाम याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बनता है। द मॉर्निंग क्रॉनिकल, द मॉर्निंग क्रॉनिकल, ये न्यूज़पेपर इन्होंने ज्वाइन किया था जहां पे इन्होंने लंदन लाइफ के कई सारे जो पोर्ट्रेयल है वो दिखाया था थ्रू अ सीरीज ऑफ स्केचेस। और इसमें स्केचेस बाय बोस, जो कि कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, ये भी इंक्लूड हुआ था। ठीक है, बॉस इनका स्यूडोनेम था, ये आप याद रखेंगे। स्केचेस बाय बॉस, तो कई बार इनका स्यूडोनेम मैच करने को दिया जाता है, तो बॉस इनका स्यूडोनेम है। ठीक है, दिस इज स्यूडोनेम। 1825 में वो 1829 में ये फ्रीलांस रिपोर्टर के रूप में काम करते हैं एट डॉक्टर्स कॉमन कोर्ट्स, ये आप याद रखेंगे। 1830 में इन्हें मारिया बिडनेल मिलती हैं एंड ही फेल इन लव विद हर। 1831 में ही एक्टेड एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर। 1832 में रिफॉर्म बिल आता है, तो उस समय रिफॉर्म बिल की बहुत ज्यादा एजिटेशन चल रही थी, जिसको इन्होंने रिपोर्ट किया था। इनकी पहली पब्लिश्ड स्टोरी आपको याद रखनी है, डिनर एट पॉपुलर वॉक, डिनर एट पॉपुलर वॉक। ये इनकी पहली पब्लिश्ड हम कह सकते हैं स्टोरी। ओके, मंथली मैगजीन में है, फर्स्ट पब्लिश स्टोरी। अभी हम पहले इनकी बायोग्राफिकल कुछ डिटेल देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। ओके, एंड 1834 में मैंने आपको बताया था इन्होंने न्यूज़पेपर रिपोर्टर के तौर पे काम किया था और इन्होंने अपना स्यूडोनेम बॉस अडॉप्ट किया था। इनके फादर को एक बार फिर से डेब्ट के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है।
ओके। 35 में ही गॉट इंगेज टू कैथरीन होगार्थ, जो कि एडिटर जॉर्ज होगार्थ की डॉटर थी। 1836 में इनका पहला सीरीज ऑफ स्केचेस आता है, स्केचेस बाय बोस। 36 में पिकविक पेपर्स भी अपीयर होते हैं और कैथरीन होगार्थ से ये शादी कर लेते। तो आपको याद रखना है इन्होंने किससे शादी की थी, कैथरीन होगार्थ से 1836 में। एंड ये बेंटलीज मिसलेनी के एडिटर भी बन जाते हैं, ठीक है। जॉन फॉस्टर इनके बायोग्राफर हैं, तो ये आपको याद रखना है, हु वाज हिज बायोग्राफर, जॉन फॉस्टर। इनसे मिलते हैं ये इन द ईयर 1836। 1836 में ये बेंटलीज मिसलेनी के एडिटर भी बनते हैं और उसी ईयर में ये जॉन फॉस्टर से मिलते हैं, जो कि इनके फर्स्ट बायोग्राफर बनते हैं, ठीक है, फर्स्ट बायोग्राफर। कई सारे पॉइंट्स है मैं आपको बताते जा रही हूँ जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए। 1837 में इन्होंने ऑलिवर ट्विस्ट लिखना स्टार्ट किया। बेंटलीज मिसलेनी में ये आता है मंथली पार्ट्स में। और इसके बाद हमने देखा कि पिकविक पेपर्स भी ये कंप्लीट करते हैं। 38 में निकोलस निकलवाई ये शुरू करते हैं एंड निकोलस निकलवाई अक्टूबर में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इनके वर्क्स को हम डिटेल से देखेंगे कौन कौन से वर्क्स आते हैं। तो ये कुछ बायोग्राफिकल डिटेल थी। 1850 में इनके साथ काफी डिवास्टेटिंग सिचुएशंस आती हैं, जैसे इनके फादर की डेथ हो जाती है, इनके डॉटर की डेथ हो जाती है एंड ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ। 1850 टेनिसन के लिए अच्छा ईयर था, लेकिन इनके लिए इतना अच्छा ईयर नहीं था। बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं। इनका फर्स्ट नॉवेल अगर पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं, फर्स्ट नॉवेल इनका है द पिकविक पेपर्स, द पोस्टमस पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब या पिकविक पेपर्स। 1836 में आता है फर्स्ट नॉवेल, कई बार पूछा जाता है और इसे पिकारस नॉवेल के तौर पे जाना जाता है, ओके। अगर इनकी लास्ट नॉवेल की बात की जाए तो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड इनका लास्ट नॉवेल माना जाता है और ये फिनिश नहीं होता है क्योंकि 1870 में इनकी स्ट्रोक के कारण डेथ हो जाती है। यहाँ से इनकी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इनके नॉवेल से। ये क्वेश्चन बनता है थीम क्या है नॉवेल की, पब्लिकेशन ईयर या क्रोनोलॉजी बनती है या किस मैगजीन में पब्लिश होता है। तो दो आपको याद रखने हैं, हाउस होल्ड वुड्स ऑल द ईयर राउंड, ये आपको ध्यान रखने हैं। ज्यादातर नॉवेल्स इनके इसी में ही पब्लिश होते हैं, ठीक है। और इन्होंने कुछ क्रिसमस स्टोरीज भी लिखी थी, उनके नाम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है इनकी बायोग्राफिकल डिटेल्स, ओके। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मिस हैविशम मैनर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। मिस हैविशम की जो हाउस है, मैनर है, इनका क्या नाम था, तो सैतीस हाउस। क्या नाम था इसका, सैतीस हाउस, ओके। ये आप थोड़ा सा देखिएगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशन इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका पब्लिकेशन ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, कब पब्लिश होता है, तो 1860 टू 61 में आता है, ऑल द ईयर राउंड में। ये इंपॉर्टेंट है, ऑल द ईयर राउंड में 1860 टू 61। और इसे बिल्डिंग्स रोमन कहा जा सकता है। इसमें स्टोरी है फिलिप पेरिप की, जिसका नाम है पिप, फिलिप पेरिप, पिप बोला जाता है इसे। और इसकी सेटिंग भी इंपॉर्टेंट है, कैंट एंड लंदन की सेटिंग है, मिड 19th सेंचुरी की। पिप इज एन ऑर्फन हु लिव्स विद हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इनकी मिसेस जो ग्रेगरी और ब्रदर है जो ग्रेगरी, काफी अच्छे कैरेक्टर है जो ग्रेगरी। और मिस हैविशम के साथ कॉम्पिसन मतलब उन्हें डिसीव करते हैं, कॉम्पिसन की शादी का वादा करके आते नहीं है, जिसके कारण मिस हैविशम के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। और ये फिर एक कैरेक्टर आप देखते हैं यहाँ पे, स्टेला, जिसे ये मतलब आप कह सकते हैं जिनकी टेक केयर करती हैं, और स्टेला की मदद से ये बहुत सारे लोगों का हार्ट ब्रेक करती हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं एक रिवेंज निकालती हैं। यहाँ पे स्टॉप्ड क्लॉक्स एक सिंबल है, केक जैसा, जैसा केक जैसा था वैसा ही रहता है। और ये अपनी ये उसी वेडिंग गाउन को पहने रहती हैं, ठीक है। इनके घर में आग भी लग जाती है, जिसमें पिप इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से, इस घटना की वजह से मिस हैविशम का जो एटीट्यूड था पिप के लिए वो चेंज हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे, सो इम्पोर्टेंट है इसकी स्टोरी, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इसमें टाइटल इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर कई बार आपको 1861 मिलेगा, तो उसे भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। और इनका ग्रेट एक्सपेक्टेशन क्या था फिलिप पिरिप का, कि इन्हें एक बहुत, आप कह सकते हैं एक्सीडेंटली या कोइंसिडेंटली आप कह सकते हैं,
मैग्विच की तरफ से इन्हें एजुकेशन के लिए फंड मिल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मैग्विच की शुरुआत में जब सीन आता है, इन्होंने मैग्विच को खाना दिया था, इनकी मदद की थी। तो उस मदद को रीपे करने के लिए मैग्विच इनकी हेल्प करते हैं, इनको एजुकेशनल फंड देते हैं एंड ये लंदन चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वो इम्पोर्टेंट है। ऑर्लिक है, फिलिप पिरिप है, मिस हैविशम है, हर्बर्ट पॉकेट इनकी फ्रेंड है। जैगर जैगर ही पिप को बताते हैं उनकी फॉर्चून के बारे में। मैथ्यू पॉकेट ये इनके ट्यूटर हैं, पिप के, हर्बर्ट के फादर हैं। एंड इसके अलावा आपको बेंटली ड्रमल देखने को मिलते हैं। स्टेला की शादी होती है बेंटली ड्रमल से। अंकल पंबल चुप ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंकल पंबल चुप ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें कैरेक्टर है। जो जिनके ब्रदर इन लॉ हैं, अपनी फर्स्ट वाइफ की डेथ के बाद बिडी से शादी करते हैं, तो बिडी भी हैं, ठीक है। तो इस नॉवेल को आप पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नॉवेल गिवन बिलो डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल कौन सा नहीं, तो पिकविक पेपर्स गोथिक नॉवेल नहीं है, बाकी द कैसल ऑफ ओट्रांटो, द मूर, द इंग्लिश बैरन, ये सब गोथिक नॉवेल की कैटेगरी में आते हैं। ओके, पिकविक पेपर्स डिकेंस का पहला नॉवेल माना जाता है, ये आप देखेंगे। वॉल्स स्यूडोनिम से पब्लिश करते हैं। द कैसल ऑफ ओट्रांटो होरेस वॉलपोल का है, और द ओल्ड इंग्लिश बैरन क्लारा रीव का है। द मूर लॉरी आर किंग का है। फादर ऑफ स्टेला, स्टेला के फादर कौन थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कॉम्पिसन, कॉम्पिसन थे, ठीक है। सॉरी, मैग्विश थे, कॉम्पिसन नहीं थे, मैग्विश थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, ठीक है। कॉम्पिसन इज द नेम ऑफ द पर्सन हु एक्चुअली डिड नॉट मैरी मिस हैविशम। वो मैरिज डे पे ही चले जाते हैं, नहीं आते हैं, मतलब आप कह सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। एबेल मैग्विच, इनका पूरा नाम क्या है, एबेल मैग्विच। ही इज एन एस्केप्ड कॉन्विक्ट हु plays a major role in the growth and development of Philip Pirrip in the novel The Great Expectation. कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, स्टोरी आपको याद रखनी है। पहली बार फिर सतीश हाउस किसके साथ आते हैं, तो अंकल पंबल चुप के साथ आते हैं, ठीक है। वही उन्हें लेके जाते हैं मिस हैविशम के सतीश हाउस में, जहाँ पे वो स्टेला से मिलते हैं और स्टेला के साथ खेलते हैं। तो इनके मन में ये बात हो जाती है कि ये क्योंकि हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए इनकी शादी स्टेला से नहीं हो सकती, इसलिए बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। इनके सीक्रेट बेनिफैक्टर आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है, तो मैग्विच इनके सीक्रेट बेनिफैक्टर हैं और इन्हीं की वजह से लंदन पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट है अ टेल ऑफ टू सिटीज, इंपॉर्टेंट है। अ टेल ऑफ टू सिटीज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्टोरी कहाँ पे है, तो लंदन एंड पेरिस में इसलिए स्टोरी होती है, और यहाँ पे कैरेक्टर्स आपको याद रखना है। डॉक्टर बैनेट है, 18 ईयर इम्प्रिजनमेंट इनको मिलती है इन द बैसिल इन द प्रिजन ऑफ बैसिल इन पेरिस। और इनकी डॉटर है लूसी, इनसे कभी नहीं मिले हैं। इसकी सेटिंग है बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो यहाँ से ये पूछी जाती सेटिंग। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है शुरुआत की, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द इपॉक ऑफ बिलीफ, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair। काफी इंपॉर्टेंट है। 1859 में ये नॉवेल पब्लिश होता है, तो आपको अगर क्रोनोलॉजी लगाने को आता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पब्लिश होता है ऑल द ईयर राउंड में, ठीक है, ऑल द ईयर राउंड में ये आता है। ये मैगजीन फॉर्म, पीरियोडिकल के फॉर्म में अगर आप कह सकते हैं। 31 इंस्टॉलमेंट में आता है। इसमें डॉक्टर मैनट चीफ कैरेक्टर हैं जो कि सफर करते हैं। लूसी मैनट इनकी डॉटर हैं जो कि चार्ल्स डार्नी से शादी करती हैं। मिस प्रॉस, इसमें एक कैरेक्टर है मिस प्रॉस, ठीक है। सिडनी कार्टन, इनका भी कैरेक्टर पूछा जाता है। सिडनी कार्टन ये लॉयर हैं एंड ही लव्स लूसी, और इन्होंने चार्ल्स डार्नी की लाइफ को बचाने के लिए खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है, ठीक है। मैडम डिफॉर्जी भी है इसमें कैरेक्टर, ये भी पूछा जाता है, मैडम डिफॉर्जी। ये जितने भी कैरेक्टर्स के नाम बता रही हूँ मैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैरेक्टर आपको मैच करने होते हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी आपको। मैडम डिफॉर्जी ये रिवोल्यूशनरी लीडर है। मिस क्रॉस ये लूसी को प्रोटेक्ट करती हैं। यहाँ पे इवर मॉन्डे ब्रदर्स हैं, ठीक है, इवर मॉन्डे ब्रदर्स, ये विलेन है, ठीक है, ये विलेन कैरेक्टर्स हैं इसमें। स्टोरी नहीं बता रहे हैं क्योंकि इतना टाइम
नहीं कंज्यूम करना चाह रहे हैं हम आपका। और यहाँ पे हम देखते हैं इस नॉवेल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पोर्ट्रेयल दिखाई गई है। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, पेरिस का पोर्ट्रेयल यहाँ पे है। A Tale of Two Cities centers around the situation born out of the French Revolution। ठीक है, 1859 में पब्लिश होता है। लंदन एंड पेरिस में सेटिंग है इसकी। एंड इसका जो आइडिया है वो टॉमस कार्लाइल की द फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्होंने लिया है। मिस्टर गैम्प किसमें कैरेक्टर है? तो मार्टिन चजलविट में। द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चजलविट, ये पूरा टाइटल है। एंड इसको इन्होंने बुक फॉर्म में पब्लिश किया था 1844 में। सीरियल फॉर्म में आता है 1843 टू 43 अंडर द स्यूडोनिम बॉज। इसमें मिसेस गैम्प, जिन्हें सरा गैम्प के नाम से भी जानते हैं, ये हाई स्पिरिट ओल्ड कॉकनी है, ट्रेन्ड नर्स हैं, मिडवाइफ हैं, जो कि इंथुजियास्टिक है काफी। ठीक है, इस वर्क को लास्ट पिकरस नॉवेल ऑफ डेविड कॉपरफील्ड बोला जाता है। इसमें विलेन है सेड पेकस्निफ। ठीक है, सेड पेकस्निफ ये विलेन है। एंड जॉनस चेजलविट, जॉनस चेजलविट ये विलेन, दोनों विलेन। ओके, इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है वो सेड पेकस्निफ है, ये विडोवर है, इनकी 2 डॉटर हैं, चेरी एंड मेरी। एंड सेड पेकस्निफ ये मार्टिन चेजलविट के कजिन है। चेरी और मेरी का ओरिजिनल नेम है चैरिटी एंड मर्सी, लेकिन इन दोनों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो सारा गैम्प है यहाँ पे, मिसेस गैम्प है, मिसेस गैम्प इनका नाम है, सारा गैम्प है, मिसेस गैम्प एक ही है। एल्कोहलिक है ये, मिडवाइफ। ठीक है, मिडवाइफ मतलब जो बच्चे डिलीवर करती हैं उन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया। द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ मार्टिन चेजलविट, लास्ट पिकारस नॉवेल ऑफ डिकेंस। Which of the following novel of Charles Dickens is set at the time of Gordon Royd of 1780? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार्नबी रज। डिकेंस की सभी वर्क्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसका टाइटल है, दूसरा टाइटल है अ टेल ऑफ द राइट्स ऑफ 80, अ टेल ऑफ द राइट्स ऑफ 80। Just wait। ओके, तो ये सब टाइटल भी पूछा जाता है कई बार आपसे, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है जो जिसकी सेटिंग है गॉर्डन रॉयड्स ऑफ 1780 के दौरान में। हिस्टोरिकल नॉवेल कई बार पूछा जाता है, हिस्टोरिकल नॉवेल कौन से हैं? तो इनके टेल ऑफ टू सिटीज और बार्नबी रच, ये दोनों हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं। फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल माना जाता है, इसमें बार्नबी है जो कि एक सिंपल मैन है, इनकी मदर मैरी है, दोनों का आपको नाम याद रखना है। ओके, इसको पब्लिश किया जाता है 1841 में। फर्स्ट अटेम्प्ट था हिस्टोरिकल नॉवेल लिखने का। इसकी सेटिंग है लेट 18th सेंचुरी हम कह सकते हैं। एंड इट प्रेजेंट्स विद ग्रेट वैगोर एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्टेबल ऑफ लार्ज स्केल मॉब वायलेंस। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डिकेंस कैरेक्टर अपीयर्स एज अ घोस्ट? तो कौन सा कैरेक्टर एज अ घोस्ट अपीयर होता है? तो क्रिसमस कैरोल में जैकब मर्ली का कैरेक्टर एज अ घोस्ट अपीयर होता है। जैकब मर्ली जो कि डिजीज बिजनेस पार्टनर थे एबिनेजर स्क्रूज के, क्रिसमस कैरोल एक स्टोरी है इसमें, तो ये आपको कैरेक्टर याद रखना है। Who wrote the postmodern reworking of the Charles Dickens novel Great Expectation without altering the original title? तो कैथी एकर ने पोस्ट मॉडर्न वर्क लिखा है चार्ल्स डिकेंस का के नॉवेल पे ही बेस्ड, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। पोस्ट मॉडर्निस्ट यहाँ पे उसने टेक्निक अपनाई है। अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट है, एसेस्ट हैं एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट है इनका कुंतस रोमन का एग्जाम्पल। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कुंतस एग्जाम्पल ऑफ कुंतस रोमन? इसमें आर्टिस्ट डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो यहाँ पे 2 नॉवेल है जो कि कुंतस रोमन के एग्जाम्पल है। बिल्डिंग्स रोमन का ही सब जॉनरा है। डेविड कॉपरफील्ड एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि डेविड कॉपरफील्ड में भी जो राइटर है वो अपने करियर को डेवलप करते हैं एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है,
इसके पहले हम देखते हैं उनकी जो बचपन से लास्ट तक की स्टोरी दिखाई जाती है और कैसे वो अपने करियर को बनाते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है। एक आर्टिस्ट का डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेविड का राइटिंग में जो एक इंटरेस्ट रहता है, वो दिखाया जाता है। ठीक है? तो आप पूरी नॉवल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेम एज़ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट में स्टीफन डिडालस के कैरेक्टर में आप देखते हैं। ये पूरे नॉवल में ये सर्च करते रहते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं अपनी लाइफ में कि वो क्या करना चाहते हैं। तो कुंतल्स रोमन एक सब टाइप है विल्टन्स रोमन का या अप्रेंटिस नॉवेल का, आर्टिस्ट नॉवेल इसे कह सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द नॉवेलिस्ट और अदर आर्टिस्ट from childhood into the stage of maturity that signalize the recognition of the protagonist artistic destiny and mastery of an artistic craft। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको अरेंज करना है नॉवेल्स को क्रोनोलॉजिकली। तो सबसे पहले इनका नॉवेल आता है पिकविक पेपर्स। ओके, सबसे पहले इनका नॉवेल आता है पिकविक पेपर्स। इसके बाद दूसरा नॉवेल जो है वो ओलिवर ट्विस्ट आता है, इसमें है नहीं पर आप याद रखिए। देन निकोलस निकलवाई आता है, निकोलस निकलवाई। इसके बाद ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप जो कि यहाँ नहीं दिया है, बार्नबी रज आता है, मार्टिन चजलवेट आता है, डॉम्बी एंड सन, डेविड कॉपरफील्ड। देन डेविड कॉपरफील्ड आता है। डेविड कॉपरफील्ड के बाद ब्लीक हाउस, देन 1854 में हार्ड टाइम्स आता है, लिटिल डॉरेट 1855 में, अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859 में आता है। इसके बाद ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1860 में। ठीक है, आवर म्यूचुअल फ्रेंड 1864, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड 1870। तो आपसे कई बार द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबाय, डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इसकी आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। Who is considered to be Dickens of the Elizabethan stage? Important है, Dickens of the Elizabethan stage किसे बोलते हैं? Who has intimate knowledge of the common man? तो टॉमस डेकर, टॉमस डेकर, ये नाम याद रखेंगे आप। प्ले राइट थे ये एलिजाबेथन एज के दौरान पे, तो क्योंकि टाइटल इन्हें दिया गया डिकेंस ऑफ द एलिजाबेथन एज, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। मिस हैविशम किसमें कैरेक्टर है? तो आपको पता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, और ये सैडिस्ट थी, दूसरों को परेशान देके इन्हें अच्छा लगता था। सैडिज्म क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है दैट इन्वॉल्व डिराइविंग प्लेजर व्हेन इम्पोजिंग पेन ऑन अदर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। हम्बर्ग कैट्सबी, ये लिटिल डॉरेट में कैसे कैरेक्टर है? लिटिल डॉरेट एक नॉवेल है। तो ये एक विलेनियस कैरेक्टर है, क्रिस्टोफर कैट्सबी इनका पूरा नाम है, और लिटिल डॉरेट में एज अ विलन कैरेक्टर ये नजर आते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये लैंडलॉर्ड थे और ब्लीडिंग हार्ट यार्ड एक तरह से कह सकते हैं, मतलब ये बहुत हार्ड हार्डकोर थे। और यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट की थीम है। इस नॉवेल को जीबी शॉ ने द मोस्ट सिडिशियस बुक दैन दास कैपिटल बोला है। इस नॉवेल की शुरुआत ही होती है प्रिजन में। इसमें आप कैरेक्टर देखते हैं लिटिल डॉरेट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और इस नॉवेल में इनजस्टिस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लीगल सिस्टम को सेटराइज किया गया है, अटैक किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। थीम आपको पढ़नी कि बहुत ज्यादा नॉवेल्स हैं डिकेंस के। लिटिल डोरेट इज एन अटैक ऑन, इंपॉर्टेंट है, मार्शल जी द डेप्टर्स प्रिजन एंड द सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। ओके, इस पे ये अटैक है। तो इसमें एमी डोरेट एक यंगेस्ट चाइल्ड हम कह सकते हैं, यंगेस्ट चाइल्ड है अपनी फैमिली की, जिनका जन्म ही होता है मार्शल स्ट्रीट प्रिजन में। मतलब इनकी पूरी फैमिली डेप्ट ना चुकाने के कारण मार्शल स्ट्रीट प्रिजन में है, और एमी का भी जन्म यहीं होता है। एमी का कैरेक्टर इंस्पायर है मैरी एन कूपर से, जिसको डिकेंस ने भी अपनी फैमिली के साथ देखा था। दिस नॉवेल एक्चुअली सैटिराइजेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज सोसाइटी। एंड जो डेप्टर्स प्रिजन है उसको भी सैटिराइज करते हैं, जहाँ पे डेप्टर्स को इम्प्रिजन कर दिया जाता है, वो काम नहीं कर पाते जिसके कारण वो अपने डेप्ट चुका ही नहीं पाते और पूरी जिंदगी उन्हें प्रिजन में ही रहना पड़ जाता है। ठीक है, इसमें पॉवर्टी की बात की गई है। दो बुक है, दो बुक में है, जिसमें फर्स्ट बुक पुअर के बारे में है और सेकंड बुक जो है वो रिच लोगों के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच नॉवेल ऑफ डिकेंस डू द कैरेक्टर्स ग्रेडविन वॉन्डरबाई एंड सिसी जूप अपीयर? सिसी जूप वॉन्डरबाई हार्ड टाइम्स में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट नॉवेल है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 1854 में ये नॉवेल आता है, और इसमें ग्रैंड टॉमस ग्रैडविन हमेशा फैक्ट्स की बात करते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को भी, लुइजा और टॉम, इन सबको भी बस फैक्ट्स ही सिखाया है, जिसके कारण वो इमोशंस फील नहीं कर पाते। ओके,
हार्ड टाइम्स का पूरा टाइटल है हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स। इसमें आपको कैरेक्टर ध्यान रखने हैं। टॉमस ग्रैडविन है, जोशुआ बॉन्डरबाई है, लुइसा है। लुइसा की शादी होती है जोशुआ बॉन्डरबाई से, और इनके फादर के कहने के कारण ही होती है। टॉम है, इनके भाई हैं। सिसीजू, सिसीजू, इनके फादर सर्कस में काम करते थे और इनके फादर ने अबेंडन कर दिया था, जिसके कारण टॉमस ग्रैडविन इनको अपने यहाँ बुला लेते हैं। और मिसेस स्पैरसिट हैं जो कि जोशुआ बॉन्डरबाई के यहाँ काम करती हैं। इस नॉवेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सोइंग, रीपिंग एंड गार्डनिंग। सोइंग, रीपिंग एंड गार्डनिंग इंपॉर्टेंट है। यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी को ये अटैक करता है और इसको पब्लिश किया गया है हाउस होल्ड वुड्स में। ठीक है, हाउस होल्ड वुड्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया। इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पे अटैक किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। 3 पार्ट हैं, कैरेक्टर्स के नाम याद रखने हैं। कॉकटाउन में स्टोरी है, ठीक है, कॉकटाउन की स्टोरी है ये। एंड यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को दिखाया गया है दोनों ही कैरेक्टर के माध्यम से, ग्रैडविन एंड बाउंडर बाय, दोनों के ही माध्यम से। इट सैटिराइजेस द सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द एरा। तो जब आप नॉवेल पढ़ेंगे तो ये आपको नॉवेल काफी अच्छा लगेगा। इसमें आपको मतलब काफी चीजें समझने को मिलेगी। What does all the clock set as 20 minutes to 9 in Miss Havisham room in Gate Expectations realized? तो यहाँ पे 20 minutes to 9 ये क्लॉक का टाइम सेट कर दिया गया था। तो ये क्या सिग्नलाइज करता है कि मिस हैविशम कोई भी चेंज नहीं चाहती। मिस हैविशम डू नॉट वांट एनीथिंग टू चेंज। ठीक है, तो ये प्ले जो है आप सॉरी ये नॉवेल आप देखते हैं बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल की कैटेगरी में आता है। एंड द राइटर फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। तो ये स्टोरी भी आप लोगों ने पढ़ी है। आप में से काफी लोग पीजीटी की और बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, जितने भी नॉवेल्स के आप नाम देखते जाएं जिनसे क्वेश्चन बने हैं उसको आपको थोड़ा सा समरी देखनी है। विद whom does did Pip live with at the beginning? किसके साथ रहते? तो अपने एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ के साथ रहते हैं। ठीक है, मिस्टर जो एंड मिसेस जो, दोनों का नाम आपको याद रखना है। कैरेक्टर्स मैंने आपको बताई हैं। मिस्टर पम्बलचुक का नाम याद रखेंगे आप। मैथ्यू पॉकेट, हर्बर्ट पॉकेट, वेमिंग, कॉम्पिसन, मैगविच, बेंटली ड्रमल, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेला, स्टेला किसकी डॉटर है? मैगविच की डॉटर। ऑलिवर ट्विस्ट इज नोन एज इंपॉर्टेंट नॉवेल है ऑलिवर ट्विस्ट। ये सब नॉवेल को पढ़ना है। द पेरिश बॉयज प्रोग्रेस, इसका पूरा टाइटल है द पेरिश बॉयज प्रोग्रेस। एंड इसमें आपको थीम देखने को मिलेगी चैरिटी की फेलियर देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड न्यू पुअर लॉ को यहाँ पे दिखाया गया है। न्यू पुअर लॉ यहाँ पे आता है 1834 में आता है न्यू पुअर लॉ, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसका पूरा टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ ऑलिवर ट्विस्ट और इसका दूसरा टाइटल है द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस। ओके, सेकेंड नॉवेल है इनका 1837 से 1839 के बीच सीरियलाइज्ड होता है और बुक फॉर्म में आता है 38 में। तो इसका सीरियल फॉर्म भी आपको याद रखना है। बेंटलीज मिसलेनी में आता है, मैगजीन का नाम ध्यान रखेंगे। 1837 से 39 के बीच। एंड इट इज नोटेबल फॉर अनरोमांटिक पोर्ट्रेयल ऑफ क्रिमिनल्स एंड देयर सॉर्डिड लाइव्स एंड क्रूएल ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं ऑलिवर ट्विस्ट एक वर्क हाउस में काम करते हैं, एक अंडरटेकर के साथ। फिर ये अप्रेंटिस के तौर पे काम करते हैं। वहां से भाग जाते हैं और लंदन जाते हैं जहाँ पे इन्हें आर्टफुल डॉजर मिलते हैं। आर्टफुल डॉजर एक जुवेनाइल पिक पॉकेट्स के गैंग का मेंबर है और फिर आर्टफुल डॉजर इन्हें ले जाता है फैगिन के पास जो कि क्रिमिनल है, बॉस है ये हम कह सकते हैं उन यंग बॉयज का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ऑलिवर ट्विस्ट, फैगिन, नैन्सी, रोजमेली। रोजमेली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मिस्टर बम्बल काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, ये उस वर्क हाउस में, पुअर वर्क हाउस में रहते हैं जहाँ पे ओलिवर का जन्म होता है। बिल साइक्स एक प्रोफेशनल बर्गलर है। आर्टफुल डॉजर मैंने आपको बताया। एंड मिस्टर सॉवरबरी, मिस्टर सॉवरबरी, ये सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पुअर कंडीशन दिखाई गई है, बिल्कुल रियल तरीके से रियलिज्म आपको देखने को मिलता है। आर्टफुल डॉजर का नाम क्या था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जैक डॉकिंस। ठीक है, क्या नाम था? जैक डॉकिंस। कई सारे पॉइंट्स मैं आपको बोलती जा रही हूँ ताकि आप लिखते जाएं। लिखने में क्योंकि टाइम लग रहा है फिर आपके लिए लेक्चर लेंदी हो जाएगा। इस वर्क में आपको पोएटिक जस्टिस देखने को मिलता है क्योंकि लास्ट में हम देखते हैं कि ओलिवर को बचा लिया जाता है और मिस्टर ब्राउनलो जिनकी पॉकेट को ये पिक करते हैं ओलिवर पहली बार, उन्होंने ही कहीं ना कहीं इन्हें लास्ट में बचाया था।
ठीक है। यहाँ पे मंक्स भी हैं, मंक्स लेजिटिमेट सन है एडविन लीफोर्ड के, और इस तरह से हम देखते हैं ओलिवर के हाफ ब्रदर हैं। ठीक है। हालांकि मंक्स शुरू में ओलिवर से बहुत ज्यादा डिस्डेन करते हैं, लेकिन लेटर ऑन वो ओलिवर के साथ रिकॉन्सिलिएशन कर लेते हैं। नैन्सी का मर्डर हो जाता है, हम देखते हैं, और बिल साइक्स इनको मर्डर कर देते हैं। ठीक है। गले के चारों तरफ रस्सी बांध देते हैं, सॉरी, इनको इनको किल कर देते हैं ये। और बिल साइक्स भागने की कोशिश कर रहे थे, तो इनके चारों तरफ, गले के चारों तरफ रस्सी बन जाती है, और इसके कारण इनकी भी डेथ हो जाती है। पैगिन की भी डेथ होती है, और ब्राउनलो ने ही ओलिवर को अपने बेटे के तौर पे अडॉप्ट कर लिया था। ओके। जो मंक्स हैं, इनकी भी हम देखते हैं डेथ हो जाती है। तो इस तरह लास्ट में हम देखते हैं जो गुड मैन है उनको रिवॉर्ड किया जाता है, और जो बैड मैन है उन्हें पनिशमेंट मिलती है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, नोट कर सकते हैं। आई केयर फॉर नो मैन ऑन अर्थ एंड नो मैन ऑन केयर अर्थ केयर फॉर मी, तो ये अ टेल ऑफ टू सिटीज की लाइन है। डिकेंस को कौन बोलते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ सुपरफिशियल नॉवलिस्ट, तो हेनरी जेम्स बोलते हैं। ठीक है। Who said it is the custom on the stage in all good murderous melodramas to present the tragic and comic scenes in as regular alternation as the layers of red and white in side of sticky well cured bacon, तो ये चार्ल्स डिकेंस बोलते हैं। ठीक है। और ये जो लाइंस हैं, ये ओलिवर ट्विस्ट नॉवेल के लिए स्पेशली ये बोलते हैं। Dickens caricatured utilitarian thinking with telling directness in his portrayal of, तो किसको ये पोर्ट्रे करते हैं जिसमें यूटिलिटेरियन थिंकिंग को कैरिकेचर करते हैं? थॉमस ग्रैडविन। मैंने आपको बताया था, थॉमस ग्रैडविन हार्ड टाइम्स में ये कैरेक्टर आते हैं, इंपॉर्टेंट है। और इनका एक स्कूल भी है, और ये वहां पे भी सबको फैक्ट्स ही सिखाते हैं केवल। इनके बच्चे लुइसा और टॉम एक बार सर्कस देखने लगते हैं, तो उन्हें ये पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि सर्कस जो है वो फैंटेसी पे बेस्ड होता है। ओके। ओपनिंग सीन ही है स्कूल में, जहाँ पे ये यंग बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, और ये दिखाते हैं, इस सीन के माध्यम से पता चलता है कि ही एम्बॉडीज द ट्राई हार्ड पैक स्क्वायर कोट स्क्वायर लेग स्क्वायर सोल्जर्स। फर्स्ट एडिटर हैं ये किस न्यूज़पेपर के, याद रखना है आपको, 1846 में इन्होंने स्टार्ट किया, डेली न्यूज के ये एडिटर है। पहला नॉवेल हम कह सकते हैं ये जिसके ये एडिटर रहते, फर्स्ट एडिटर ऑफ दिस नॉवेल। चार्ल्स डिकेंस के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो आपको बताना है। मेलो ड्रामेटिक एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं ओलिवर ट्विस्ट में, निकोलस निकलबाई में। निकोलस निकलबाई में भी हम देखते हैं कि इनके फादर की डेथ हो जाती है, और इनके अंकल विलेन के तौर पे यहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि स्कूल में ये काम करते हैं और इनको काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। हार्ली स्ट्रीट ये लिटिल डॉरेट में आता है, तो ये भी सही है। डिकेंस का जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो ह्यूमर एंड पैथोस, हम कह सकते हैं इनकी हाइपर सेंसिटिव इमेजिनेशन में है, तो ये भी सही है। न्यू गेट नॉवेल ये इंस्पायर है डिकेंस के नॉवेल न्यू गेट से, तो क्या ये सही है? तो ऐसी बात नहीं है, न्यू गेट नॉवेल इनके वर्क से इंस्पायर नहीं है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओल्ड वैलीज नॉवेल्स के नाम से भी जानते हैं, ये लेट 1820s से 40s तक लिखे गए हैं, जो कि क्रिमिनल्स की लाइफ को ग्लैमराइज करता है। ठीक है। इसमें हम न्यू गेट नॉवेल में डेनियल डेफो का आई थिंक हम देखते हैं एक वर्क, मॉल फ्लैंडर्स। आप इसको चेक करिएगा एक बार। द कैरेक्टर फॉग किस में आता है, तो पिकविक पेपर्स में। फॉग डॉडसन ये सब लॉ पार्टनर्स हैं, अनस्क्रूपुलस पार्टनर्स हैं, जो कि मिसेस बैडल के लॉ सूट को हैंडल करते हैं इनके पहले नॉवेल द पिकविक पेपर्स में। पिकविक पेपर में आपको ये भी याद रखना है कि जो क्लब है 19th सेंचुरी का जो क्लब है, इट वाज फाउंडेड बाय सैमुअल पिकविक, जो कि मेन कैरेक्टर इस नॉवेल में। और इसमें बहुत सारे आपको ह्यूमरस स्केचेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके पहले भी एक वर्क आता है स्केचेस बाय बॉस 1836 में, जिसका टाइटल एक और भी था, इलस्ट्रेशंस ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एवरीडे पीपल, जिसमें 56 स्केचेस इन्होंने कलेक्ट किए थे, या कलेक्शन हम कह सकते हैं 56 स्केचेस इसमें होते हैं। 1836 में ये भी आता है। निकोलस निकलबाई के बारे में आप थोड़ा सा कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं। द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ निकोलस निकलबाई, ये इसका फुल टाइटल है, थर्ड नॉवेल इनका कहा जा सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके फादर, निकोलस के फादर, अपना सारा मनी ओवर इन्वेस्टमेंट में गवा देते हैं, जिसके कारण इन्हें जॉब करनी पड़ती है। तो इसमें एक कैरेक्टर है राल्फ निकलबाई,
ठीक है। राल्फ निकलबाई जो इनके अंकल हैं और काफी विलेनियस कैरेक्टर हैं। फैनी स्क्वियर्स यहाँ पे लवर है निकोलस की। वैकफोर्ड स्क्वियर्स, ये भी क्वेश्चन बनता है। वैकफोर्ड स्क्वियर्स ये किसमें है? तो इसी में है, ठीक है। वैकफोर्ड स्क्वेयर्स निकोलस निकलबाई में। कैथरीन निकलबाई इनकी माँ है। केट निकलबाई निकोलस की यंगर सिस्टर है। तो इस नॉवेल का मेन उद्देश्य था टू एक्सपोज द अगली ट्रूथ अबाउट द यॉर्कशायर बोर्डिंग स्कूल। यॉर्कशायर बोर्डिंग स्कूल की अगली ट्रूथ को दिखाना इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट अपीयर इन द डेविड कॉपरफील्ड, तो आपको बताना है कौन सा कैरेक्टर नहीं आता है। डॉक्टर रैंक नहीं आते। हैम, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, टॉमी, ट्रेडल्स ये सब आते हैं। डॉक्टर रैंक आते हैं डॉल्स हाउस में, अ डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन, ठीक है। एंड डेविड कॉपरफील्ड की बात की जाए तो इनका ये फेवरेट नॉवेल माना जाता है। इसमें यूरिया हीप एक विलेन है। यूरिया हीप काफी फेमस विलेन हम कह सकते हैं। डेविड कॉपरफील्ड का पूरा टाइटल भी आप नोट कर सकते हैं। द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रूकरी। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है और इसके लिए डिकेंस बोलते हैं, लाइक मेनी फॉन्ड पेरेंट्स आई हैव इन माय हार्ट ऑफ हार्ट्स अ फेवरेट चाइल्ड एंड हिज नेम इज डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। इसमें आपको सलेम हाउस का भी मेंशन मिलेगा, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल था। और डेविड कॉपरफील्ड की खुद की लाइफ का पूरा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, दिखाते हैं डेविड शादी करते हैं डोरा से, डोरा स्पेनलो से, और इनकी शादी होती है दोबारा से एग्नेस विकफील्ड से। तो दो कैरेक्टर आपको याद रखने हैं, डोरा एंड एग्नेस विकफील्ड। इनके फादर हैं मिस्टर मर्डस्टोन, जो कि इनके स्टेप फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके हेड मास्टर है मिस्टर फ्रीकल, ओके। एडवर्ड मर्डस्टोन इनके स्टेप फादर हैं डेविड कॉपरफील्ड के। यूरिया ही विलेनियस कैरेक्टर है। मिस्टर फ्रीकल हेड मास्टर है। तो ये कुछ कैरेक्टर आपको याद रखने हैं। क्लारा कॉपरफील्ड ये इनकी माँ है। काफी काइंड कैरेक्टर यहाँ पे दिखा है। क्लारा पेगोटी ये कॉपरफील्ड फैमिली की फेथफुल सर्वेंट है और डेविड की लाइफ लॉन्ग कंपेनियन भी मानी जाती है, क्लारा पेगोटी। बेट्सी ट्रॉटवुड ये डेविड की आंट है, इसेंट्रिक हम कह सकते हैं। विल्किंस मिकाबर, विल्किंस मिकाबर ये भी कैरेक्टर याद रखना है आपको। ये कैरेक्टर डिकेंस के फादर जॉन डिकेंस पे बेस्ड है। एमा मिकाबर ये विल्किंस की वाइफ है। एग्नेस विकफील्ड मैंने आपको बताया। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैरेक्टर है मिस्टर स्पेनलो और डोरा स्पेनलो, ओके। ऑटोबायोग्राफिकल टच आपको यहाँ देखने को मिलेगा और यूरिया ही मेन एंटागोनिस्ट है। चार्ल्स डिकेंस नरेट करते हैं इंसिडेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द 19th सेंचुरी, ऑर्फन्स, वुमेन एंड एक्सप्लॉयटेशन विद एन ऑटोबायोग्राफिकल टच। तो डेविड कॉपरफील्ड में आपको ये ऑटोबायोग्राफिकल टच देखने को मिलेगा। ये पूरा टाइटल है द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रूफरी, ठीक है। इसमें ये 19th सेंचुरी के जो बच्चे हैं ऑर्फन विमेन इनका एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं। टिप एज अ मेन कैरेक्टर किसमें आपको देखने को मिलता है? थीम ऑफ सोशल क्लास, पॉवर्टी एंड क्राइम, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। अभी तक जितने भी नॉवेल्स में बता रही थी आपको डिटेल में कुछ कुछ पॉइंट्स बताते जा रही थी। आगे आपको जब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं उसे तुरंत कराती जाऊंगी। फिलिप पेरेपेस में ऑल द ईयर राउंड में ये वर्क में सीरियलाइज फॉर्म में आता है। 1861 में बुक फॉर्म में आता है, ठीक है। The two stand in the fast thinning throng of victims, but they speak as if they were alone. Eye to eye, voice to voice, hand to hand, heart to heart. These two children of the universal mother. यहाँ पे टू किसको रेफर कर रहा है? तो चार्ल्स डार्नी एंड द सी मिस्ट्रेस, मिस प्रॉस को रेफर कर रहा है, ठीक है। अ टेल ऑफ टू सिटीज ये इसमें आपको कौन से हिस्टोरिकल सोर्स देखने को मिलेगा? द फ्रेंच रेवोल्यूशन बाय टॉमस कार्लाइल। ये मैंने आपको बताया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री। इससे इन्होंने डिकेंस ने कुछ इंस्पिरेशन ली है। सोर्स आप मान सकते हैं लंदन पेरिस की स्टोरी है। हाउ मेनी ईयर्स डिड अलेक्जेंडर मैनेट सर्व एज अ प्रिजनर? तो मैंने आपको बताया था 18 ईयर्स, ठीक है। लूसी के फादर है, ब्रिलियंट फिजिशियन है और उन्होंने 18 ईयर्स बिताए हैं in secret as a prisoner, and he was imprisoned because in the course of his medical practice he learned of abusive action his two members of the aristocratic Evermonde family। तो यहाँ पे Evermonde family विलेन थी
इनके बारे में ये कुछ जान जाते हैं जिसके कारण इन्हें इम्प्रिजन किया जाता है। Who is described as a pretty figure, a quantity of golden hair, a pair of blue eyes? तो लूसी मैनेट, लूसी मैनेट ऑल द ईयर्स राउंड में ये वर्क आता है। ठीक है। द ऑफिस ऑफ सर्क्यूलोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये किस नॉवेल में आता है? तो ब्लीक हाउस, ब्लीक हाउस काफी इंपॉर्टेंट इनका वर्क है। इसे एक रोमांटिक नॉवेल भी बोला जाता है। इसमें आप जार्नी डाइस एंड जार्नी डाइस, ये कोर्ट केस आप देखते हैं जो कि डिले होता रहता है, और इसमें एक फीमेल नैरेटर है जिनका नाम है ईस्थर समरसन, ईस्थर समरसन। इसमें आपको ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी पे सटायर देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे कपल है रिचर्ड कार्डस्टोन और एडा क्लेयर, इनकी कजिन है रिचर्ड कार्डस्टोन की एडा क्लेयर। ओके। एंड जार्नी डाइस एंड जार्नी डाइस, ये केस खत्म हो जाता है क्योंकि रिचर्ड की सडन डेथ हो जाती है। तो इस नॉवेल को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको स्टोरी समझ में आएगी। कैरेक्टर्स के नेम मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे डिकेंस इंटेंड करते हैं टू इलस्ट्रेट द इविल्स कॉज्ड बाय लॉन्ग ड्रॉन आउट लीगल केस इन द कोर्ट ऑफ चांसरी। तो यहाँ पे जार्नी डाइस एंड जार्नी डाइस ये केस कोर्ट था जो लंबा खिंचता है। ईस्थर समरसन इसके नैरेटर है, ये आपको याद रखना है, ऑमनिशियंट नैरेटर है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये लाइन्स आती हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज में, इंपॉर्टेंट है। न्यू वर्ल्ड लॉ ऑफ 1834, ये किस में क्रिटिसाइज किया गया है? तो ओलिवर ट्विस्ट में, ये मैंने आपको बताया था। अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें एक रोमांटिक हीरो है विद अ वीकनेस। ओके। द कोर्ट ऑफ चांसरी, इसकी सेटिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ब्लीक हाउस में देखने को मिलेगी। कोर्ट ऑफ चांसरी, यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है कोर्ट ऑफ चांसरी को, क्योंकि जो जस्टिस है वो डिले ही होता है और लास्ट में हम देखते हैं व्यक्ति की डेथ ही हो जाती है। लिटिल नेल, लिटिल नेल किस में कैरेक्टर है? द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में। तो लिटिल नेल का कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ने के बाद क्वीन विक्टोरिया कहती हैं दैट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्लेवरली रिटन। नेल ट्रेंट, नेल ट्रेंट इनका पूरा नाम है। 14 इयर्स की है ये, अपने ग्रैंड फादर के साथ रहती है, मैटरनल ग्रैंड फादर है, और इनका एक फ्रेंड है किट। ओके। नेल किट को सिखाती हैं कि लिखा कैसे जाए, और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर है वो अपना सारा मनी गैम्बलिंग की वजह से सारा मनी गंवा देते हैं और इनका ब्रेकडाउन होता है। ये अपने ग्रैंडफादर को लेके इंग्लैंड जाती है और बेगर्स की जैसे रहती हैं, और इतनी थकान भरी जर्नी होती है जिसके कारण नेल की डेथ हो जाती है, और इनके ग्रैंडफादर जो कि मेंटली अनफिट है ये मानने से इनकार कर देते हैं कि नेल की डेथ हो चुकी है, और वो उसकी ग्रेव पे बैठे रहते हैं और ये वेट करते हैं कि ये वापस आए। तो काफी ज्यादा पोइग्नेंट आपको स्टोरी देखने को मिलेगी। ओके। इसमें आपको थीम देखने को मिलेगी नेल ट्रेंट की अर्ली डेथ, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू पॉवर्टी, हम कह सकते हैं। बोथ रेजिडेंस ऑफ द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप इन लंदन। ठीक है, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप है इनकी लंदन में। यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है तो ब्लीक हाउस आता है 1852 में, देन हार्ड टाइम्स 1854, अ टेल ऑफ टू सिटीज 1859, ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1861। इनके इंपॉर्टेंट नॉवल की ही आप अगर डेट याद रखते तो आप लगा पाएंगे। किस कैरेक्टर की ये कैरेक्टरिस्टिक है? हम्बल एंड हु विलिंग। तो यूरिया हीप है एंड बारकिस। यूरिया हीप हम्बल दिखाए गए हैं यहाँ पे, मतलब ऊपरी तौर पे देखते हैं हम्बल है, और बारकिस, ये दो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे डेविड कॉपरफील्ड में। तो ये एडिटर बनते हैं, डिकेंस डेली न्यूज के एडिटर बनते हैं, केवल बहुत कम समय के लिए बनते हैं, 3 वीक्स के लिए। हार्ड टाइम्स किस साल में आता है? तो 1854 में। ग्रेट एक्सपेक्टेशन आता है 1861 में। हु एडिटेड हाउस होल्ड वर्ड्स एंड ऑल द ईयर राउंड? तो डिकेंस। ठीक है। अ डिनर इन पॉपुलर वॉक, ये एक बैलेड है, बॉज नाम सूडो नाम से इन्होंने पब्लिश किया था। इसका दूसरा टाइटल है मिस्टर मिन्स एंड हिज कजिन्स, इसको रीप्रिंट किया जाता है मिस्टर मिन्स एंड हिज कजिन के नाम से 1833 में। इसमें स्केचेस बाय बॉस, इसमें इलस्ट्रेशन कौन करता है? तो जॉर्ज क्रुइकशैंक, जॉर्ज क्रुइकशैंक ये इलस्ट्रेशन करते हैं। इसी तरीके का एक कमेंट है, पढ़ लीजिएगा। कुछ मैं कमेंट अभी स्किप कर रही हूँ, इसको आप पीडीएफ में पढ़िएगा। With Shakespeare, Dickens is the most English of writers, and like Shakespeare, he has conquered the world.
द फॉल्ट ऑफ डिकेंस आर द फॉल्ट ऑफ इंग्लिश कैरेक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज सैम्पसन का कमेंट है। A close friend of Dickens objected the original ending of Great Expectation, जिसमें स्टेला रीमैरी करती हैं और पिप सिंगल रहते हैं। तो इन्होंने एडवाइस किया था डिकेंस को फॉर अ मोर कन्वेंशनल एंडिंग विच सजेस्ट दैट पिप एंड स्टेला विल मैरी, तो विल्की कॉलिंस इन्हें सजेस्ट करते हैं। आपको दो एंडिंग दिखती है, इनके सजेशन पे इन्होंने एंडिंग चेंज कर दी थी। यहाँ पे सिंबल से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सिंबल से डॉम्बी एंड सन, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ब्लीक हाउस एंड टेस्ट, फॉग, ट्रेन, हेल्थ एंड मिस्ट। तो देखते हैं, इसमें आपको सिंबल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ट्रेन जो है वो डॉम्बिन सन में सिंबल है, हेल्थ द रिटर्न ऑफ द नेटिव में, ब्लीक हाउस में फॉग है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लीक हाउस में फॉग है, एंड मिस्ट किस में, टेस्ट में। ठीक है। He used fiction as a platform for his social appeals, ये कौन बोलते हैं, तो रिकेट बोलते हैं। Dickens was a great genius as permanently among the classics, ये कौन बोलता है, F.R. Lewis। Among the English novelists, Dickens is neither the more consummate artist nor the more finest psychologist, ये कौन बोलता है, Kazamian। As a punishment for biting his stepdaughter, Mr. Murdstone sent David Copperfield, कहाँ भेजते हैं, ये मिस्टर मर्डस्टोन को ये काट लेते हैं, इसलिए इनको ये सलेम हाउस भेज देते हैं पनिशमेंट के तौर पे। डिकेंस के नॉवल को न्यूगेट नॉवेल्स बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, बिकॉज डिकेंस एजुलेट्स इन दीज नॉवेल्स द कैरियर्स एंड एडवेंचर्स ऑफ क्रिमिनल्स, इनकी नॉवेल्स को न्यूगेट नॉवेल्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके नॉवेल्स में आपको क्रिमिनल्स का जिक्र देखने को मिलेगा। ठीक है। हालांकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें और भी मिला था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इनके नॉवेल्स की वजह से न्यूगेट हम कह सकते हैं ये शुरू नहीं हुआ था। तो जो लास्ट क्वेश्चन था वो ओरिजिन के बारे में था, तो ओरिजिन इनके नॉवेल से नहीं है। अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी सोर्स था न्यूगेट नॉवेल का, वो न्यूगेट कैलेंडर आता है, वहां पे सॉरी न्यूगेट कैलेंडर में एक कलेक्शन होता है रियल लाइफ क्रिमिनल बायोग्राफीज का और एग्जीक्यूशन का। ठीक है। ये शुरू होती है, पब्लिश होना 1728 में, लेकिन डिकेंस के कई सारे नॉवेल्स में आपको क्रिमिनल लाइफ देखने को मिलती है, तो इसलिए ये दोनों पॉइंट सही है। शुरुआत नहीं होती, बट इनके बहुत सारे नॉवेल्स न्यूगेट नॉवेल का एग्जाम्पल माने जाते हैं, जिसमें ओलिवर ट्विस्ट भी न्यूगेट नॉवेल माना जाता है। चार्ल्स डिकेंस विजिट टू यूएस, ये प्रोड्यूस करता है तो मार्टिन चेजलविट, इंपॉर्टेंट है, मार्टिन चेजलविट। Which of the following is not true of Dickens? They deal with the problem of discontent of urban civilization. They share a sense of fun and determining optimism. They incorporate elements of popular contemporary culture. तो ये सब सही है। यहाँ पे दिया टाइट निट, जो टाइट निट नहीं है, लूज है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नॉवेल लेंदी है इनके, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समथिंग विल टर्न अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसमें लाइंस आती हैं, तो डेविड कॉपरफील्ड में, मिस्टर मिकाबर बोलते हैं समथिंग विल टर्न अप। रियल बेनिफैक्टर कौन है ग्रेट डिकेंस में, तो मैगविच है। योर हम्बल सर्वेंट, ये कौन बोलता है, यूरिया ही, योर हम्बल सर्वेंट। हिपोक्रेट है ये कैरेक्टर। Which of the novel of Dickens protagonist remembers how he had been a child Tom Jones, a harmless creature in his boyhood? तो ये डेविड कॉपरफील्ड बोलते हैं। ठीक है। टॉम जोन्स जो वर्क है हेनरी फील्डिंग का है। मिस हैविशम, ये आपको देखने को मिलती है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, इंपॉर्टेंट है, वेंजफुल कैरेक्टर है। शी लिव्स इन अ रॉटिंग मैंशन एंड वियर्स एन ओल्ड वेडिंग ड्रेस एवरी डे। ठीक है। आगे ही नहीं बढ़ना चाहती अपनी लाइफ में। Which of the following epithet bring out the most characteristic quality of David Copperfield? David epithet मतलब adjective कह सकते हैं, तो this was novel was autobiographical novel. A Tale of Two Cities, इसमें पेरिस एंड लंदन की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, सेटिंग पेरिस एंड लंदन। मिजरीज ऑफ पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन आपको किस में नॉवेल में देखने को मिलेगा, तो डिकेंस के नॉवेल में पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन की मिजरीज देखने को मिलेगी। यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर, तो इट ब्लेंड्स ह्यूमर विद पैथोस। He was the novelist of Victorian age. He was the novelist of Victorian age. सोशल क्रिटिक के तौर पे हम देख सकते हैं, उनका पूरा नाम आपको याद रखना है। Who is the protagonist of Great Expectation? तो पिप है, फिलिप पिरिप इनका पूरा नाम है। चाइल्डहुड इनोसेंस टू एक्सपीरियंस, ये पूरी जर्नी दिखाई गई है इस नॉवेल में। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर कौन है, तो डिकेंस है पार्लियामेंट्री रिपोर्टर। कैरेक्टर्स आर मोस्टली फ्लैट कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर जिनमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं।
इनके नॉवेल अपीयर होते हैं फर्स्ट एज अ सीरियल इन हार्ड हाउस होल्ड वर्ड हाउस होल्ड वर्ड, तो हार्ड टाइम्स पब्लिश होता है। पिकविक पेपर इज एन एपिसोडिक नॉवेल। ओके। द डिग्रेडेशन एंड सफरिंग ऑफ द पुअर इन इंग्लिश वर्क हाउस, ये सब्जेक्ट मैटर है किस वर्क किस नॉवेल का, तो ओलिवर हाउस का, ओलिवर ट्विस्ट का, सॉरी ओलिवर ट्विस्ट का ये सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। ओलिवर ट्विस्ट अपीयर इन विच मैगजीन, तो बेंटलीज मिससेलेनी। ये दोनों पॉइंट हमने रिपीट किए हैं, पढ़े हैं। सर्कस चाइल्ड कौन है, सिसी जूप एंड ग्रैंड ग्रीन, ये दोनों कैरेक्टर किसमें अपीयर होते हैं, हार्ड टाइम्स में। ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट, ये डेविड कॉपरफील्ड की बात कर रहे हैं। इनके फादर क्लर्क होते हैं, ये मैंने बताया था, नेवी पे ऑफिस में क्लर्क है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ आई व्हाट आई वांट इज फैक्ट, ये हार्ड टाइम्स का है, टॉमस ग्रैडब्रिन का है। इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये यहाँ पे टेल ऑफ टू सिटीज। wherever whether I shall turn out to be hero of my own life, these pages must do, तो ये जो लाइंस हैं ये डेविड कॉपरफील्ड के, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड के लिए। among these public building there is one a work house ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट। तो ये आपने देखा ही है। नाउ व्हाट आई वांट इज फैक्ट्स, वर्क हाउस ओलिवर ट्विस्ट में देखने को मिलेगा। डेविड कॉपरफील्ड की आपने देखा ही है, I shall turn out to be a hero of my own page. It was the best of times. ये लाइंस आती A Tale of Two Cities में। Which novel is autobiographical? David Copperfield's autobiographical novel. Edwin Drood, The Mystery of Edwin Drood, ये अनफिनिश्ड नॉवेल है, इनका लास्ट नॉवेल है, इनकी डेथ हो जाती है। द लॉस्ट रिले किस में दिखाया गया है, लिटिल डॉरेट, ब्लीफ हाउस में भी आपको देखने को मिलता है। ओल्ड चांसरी पे अटैक है। मोस्ट वर्ल्डलेस वर्क ऑफ डिकेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, द चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, ये द मोस्ट वर्डलेस वर्क माना गया है डिकेंस का। दिस नॉवेल इज अ टेल ऑफ सफरिंग एंड हार्डशिप ऑफ लिटिल नेल एंड हर ग्रैंडफादर, तो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में आप देखते हैं लिटिल नेल और उनके ग्रैंडफादर की मिजरी। हु वाज द एडिटर ऑफ डेली न्यूज, तो डिकेंस थे डेली न्यूज के एडिटर। न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834, इस पे अटैक करते हैं किस नॉवेल के माध्यम से, ओलिवर ट्विस्ट, तो ये मैंने आपको बताया था ओलिवर ट्विस्ट ऑर्फन थे, न्यू पुअर लॉ बनाया गया था, पर इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता इन्हें। तो इनलाइवन मोरालिटी विद विट एंड टू एंड टेम्पर विट विद मोरालिटी, ये किसका एम है, किस वर्क का एम है, तो पिकविक पेपर्स का। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इनका फर्स्ट नॉवेल है स्केचेस बाय बॉस, ये भी पब्लिश होता है इनका 1836 में, ठीक है, 1836, ये आपको याद रखना है। इनका एक और वर्क इंपॉर्टेंट है जिसे अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, डॉम्बी एंड सन, ये इंपॉर्टेंट है, डॉम्बी एंड सन, इसमें पूरा टाइटल पूछा जाता है, डीलिंग विद द फर्म ऑफ डॉम्बी एंड सन होलसेल रिटेल एंड फॉर एक्सपोर्टेशन, ये आप याद रखेंगे, डॉम्बी एंड सन का फुल टाइटल, डीलिंग विद द फर्म ऑफ डॉम्बी एंड सन होलसेल रिटेल एंड फॉर एक्सपोर्टेशन। और इसमें आप रेलवे बून को देखते हैं, रेलवे बून, ठीक है। मेन कैरेक्टर है मिस्टर पॉल डॉम्बी, जो कि विडोवर है, इनके दो चिल्ड्रन है, पॉल हैं और फ्लोरेंस हैं। ये हमेशा अपने बेटे पॉल को ही अटेंशन देते हैं, जबकि फ्लोरेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। एंड पॉल की डेथ हो जाती है ड्यू टू इलनेस, और मिस्टर डॉम्बी का जो एक उम्मीद था कि वो पॉल को एयर बनाएंगे, वो अब शैटर हो जाती है। तो इनका सारा बिजनेस खत्म हो जाता है, इनका सारा बिजनेस चला जाता है, वेल चला जाता है, क्योंकि इन्होंने जेम्स कार्कर में मिसट्रस्ट मतलब अपना ट्रस्ट किया था। जेम्स कार्कर इनकी पूरे बिजनेस को संभालते हैं, और फाइनली इन्हें समझ में आता है कि इनकी डॉटर ही इनकी रियल में केयर करती है, फ्लोरेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो मिस्टर डॉम्बी का जो प्राइड है और जो इनका वेल्थ है, दोनों ही इनकी जिंदगी से चला जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि ये डिपेंडेंट है फ्लोरेंस पे एंड वॉल्टर गे पे। तो आपको यहाँ पे टाइटल याद रखना है, डॉम्बी एंड सन, पूरा टाइटल आप ध्यान रखेंगे। Which one work by Dickens is incomplete? The Mystery of Edwin Drood, ये incomplete work है due to sudden death. Unfinished.
लेडी डेडलॉक ये किसमें कैरेक्टर है? तो ब्लीक हाउस में। लेडी डेडलॉक ब्लीक हाउस में कैरेक्टर है। शी इज नॉटी मिस्ट्रेस ऑफ चेस्नी वुड। ठीक है, नॉटी मिस्ट्रेस ऑफ चेस्नी वुड। ब्लीक हाउस में क्या प्रॉब्लम को डिस्कस किया है डिकेंस ने? तो लॉ के डिले को इन्होंने दिखाया है, लॉ के डिले को। और ज्यादातर प्रॉब्लम्स सोशल प्रॉब्लम्स डिकेंस के नॉवल में दिखती है। फॉर विच नॉवल फॉर विच न्यूज़पेपर डिकेंस रिपोर्टेड पार्लियामेंट्री डिबेट्स? तो मिरर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डिबेट्स को भी इन्होंने दिखाया, मैंने आपको बताया था। 1827 में ये ऑफिस ऑफ ए लॉयर में एंटर करते हैं एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ क्लर्क एंड ही बिकेम एन एक्सपर्ट ऑफ शॉर्ट हैंड राइटर। फर्स्ट नॉवल इनका काफी इंपॉर्टेंट है, पिकविक पेपर्स इनका फर्स्ट नॉवल है। एंड इसके बाद ओलिवर ट्विस्ट हम देख सकते हैं 37-38 में आता है। निकोलस निकलवाई 38-39 में आता है। डेविड कॉपरफील्ड 49-50 के बीच से रियलाइज होता है। विच रिवोल्यूशन डोमिनेट अ टेल ऑफ टू सिटीज? फ्रेंच रिवोल्यूशन। नॉट बाय डिकेंस, इसमें आपको बताना है कौन सा वर्क डिकेंस का नहीं है। क्रिकेट ऑन द अर्थ, हर द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप बार्नबी रच इनका है। ओल्ड फॉर्चुनेट इनका डिकेंस का नहीं है, थॉमस डेकर ने लिखा है। यहाँ पे आपको नॉट करेक्टली मैच को दिखाना है, कैरेक्टर्स को नॉवेल के साथ कौन सा मैच नहीं है वो आपको बताना है। तो एबेल मैगविच ये ओलिवर ट्विस्ट में नहीं है, ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन में है। एडा क्लेयर ब्लीक हाउस में है। रिचर्ड कार्डस्टोन ये ब्लीक हाउस में है। टॉमस ग्रैडफील्ड ये हार्ड टाइम में। तो मैंने जो आपको कैरेक्टर्स बताए हैं, मुझे उम्मीद है इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रोज? मिस प्रोज मैंने आपको बताया था, अ टेल ऑफ टू सिटीज में है। एंड ये लूसी की गवर्नेंस है और फ्रेंड भी है, लूसी की टेक केयर करती हैं। द लास्ट बुक जो कि डिकेंस ने लिखी है, क्रिसमस कैरोल बोल सकते हैं, ठीक है, क्रिसमस कैरोल। ओके, लेट मी सी इट अगेन। ओके, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन ही सही होगा, क्योंकि इसका जो ईयर है वो 1861 है। अदरवाइज अगर हम पब्लिश्ड इनके बात करें या इनका जो लास्ट वर्क है वैसे देखा जाए तो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड बोला जा सकता है। A well-known writer wrote for Morning Chronicle under the pseudonym Boz. तो चार्ल्स डिकेंस ने अंडर द pseudonym Boz इन्होंने मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिए लिखा था। एंड बॉज जो नेम है, इन्होंने अपने यंगर ब्रदर ऑगस्टस को मोजेस नाम दिया था, उससे बॉज नाम आता है। और इनके फर्स्ट स्केच का नेम था मिस्टर मिन्स एंड हिज कजिन। ठीक है, बेस्ट वर्क इनका कौन सा है? तो डेविड कॉपरफील्ड इनका बेस्ट वर्क माना जाता है। Charles Dickens' marriage was not very successful when Dickens was middle-aged. His name was linked with an actress, a girl 25 years younger than him. इनका क्या नाम था? तो एलन टैटन। हालांकि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके, इसको आप पढ़ लीजिएगा। डेविड कॉपरफील्ड के बारे में सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, हाउस होल्ड वर्ड्स में अपीयर होता है। पैथेटिक स्टोरी ये दिखाई गई है। ऑर्फन चाइल्ड की पेगटी है, ऑन बेट्सी है, एग्नेस है। यार माउथ में ये स्टोरी है, फिक्शनल टाउन है। रिचर्ड कैडस्टोन एंड एडा क्लेयर ये ब्लीक हाउस में अपीयर होते हैं। ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी पे सटायर है, ब्लीक हाउस में। विच नॉवेल प्रेजेंट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड? मिजरीज ऑफ वर्कर्स इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हार्ड टाइम्स में हम देखते हैं, पेप आते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। In 1869 Dickens began to write it but he died without completing it। लेकिन इसका कॉपीराइट ऑलरेडी बिक चुका था। तो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। कब इनका जन्म होता है? तो 1812 में इनका जन्म होता है, लैंड पोर्ट इन पोर्टसी आइलैंड। इनके नॉवेल लार्जली डील करते हैं तो कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशन को डील करते हैं इनके नॉवेल्स। विच मूवमेंट ऑफ विक्टोरियन एज हैज इन्फ्लुएंस्ड द नॉवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस? तो लिबरलिज्म, इसने इनके नॉवेल्स को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ये कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स इसे आप लोग रीड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहां से आप रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे आपको कैरेक्टर्स याद करने में आसानी होगी। स्टेप फादर कौन थे? डेविड कॉपरफील्ड के मिस्टर मर्डस्टोन। ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर डिटेल्स और आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। पेरिस एंड लंदन में स्टोरी है, अ टेल ऑफ टू सिटीज की। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन बना है तो ये आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से। मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर इन
फैगिन्सडेन इन डिकेंस ऑलिवर ट्विस्ट। तो बिल साइक मोस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर है और यहाँ पे हम देखते हैं ये बार्बरिक मैन के रूप में दिखाए गए हैं। अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है? द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। फिलिप पिरिप ये कैरेक्टर है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। मिस्टर मिकाबर किस में है कैरेक्टर? तो डेविड कॉपरफील्ड में। कई बार कंफ्यूजन होता है मिस्टर मिकाबर और मैगेट। तो देखिए मिस्टर मिकाबर कैरेक्टर है डेविड कॉपरफील्ड में और एबेल मैगविच कैरेक्टर है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में। दोनों में कंफ्यूजन होता है तो आपको ये ध्यान रखना है। मिस हैविशम रिमेन्ड a spinster throughout the life because she was betrayed by the bridegroom। कॉम्पेसन इनके ब्राइडग्रूम थे। पिकविक पेपर्स किसने लिखा है? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ लूजली रिलेटेड एडवेंचर्स। ठीक है, इनके वर्क्स में आपको ह्यूमर एंड पैथोस देखने को मिलता है। ह्यूमर एंड पैथोस, इनके सभी नॉवेल्स के आप एक क्विक समरी पढ़ लीजिएगा। ब्लीक हाउस इज अ क्रिटिकल ऑफ इंग्लैंड कोर्ट ऑफ चांसरी। हाईली ऑटोबायोग्राफिकल कौन सा वर्क है? तो डेविड कॉपरफील्ड। ये जितने भी नॉवल हैं यहाँ पे चारों नॉवल काफी इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन बनते हैं कैरेक्टर से और स्टोरी से। इनकी नॉवल में आपको सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ठीक है, सोशल कमेंटर के तौर पे हम जानते हैं। डेविड कॉपरफील्ड intervenes social conditions, personal experience, attitude and issues present in early Victorian England। डेविड कॉपरफील्ड फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखा गया है एंड डिकेंस का कहना है कि डेविड वाज हिज फेवरेट चाइल्ड। डिकेंस का सबसे पॉपुलर नॉवेल जाना जाता है फर्स्ट पर्सन नरेशन में और डेविड इनका फेवरेट चाइल्ड था ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि ये इन्हीं के ऊपर ही बना है। बिफोर डाइंग Dora and David Copperfield had told Agnes that she could only occupy David's heart। तो Agnes भी यहाँ पे कैरेक्टर है। ठीक है, Agnes and Dora, डोरा डेविड की पहली वाइफ थी and later on he married Agnes। डेविड कॉपरफील्ड कैसा नॉवेल है? तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। Which novel deals with the boarding school problem? चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नॉवेल है? तो निकोलस निकलबाई। निकोलस निकलबाई इज एन अटैक ऑन द इविल प्रैक्टिसेस इन द स्कूल एंड ब्रूटल स्कूल मास्टर्स। निकोलस निकलबाई में आप देखते हैं राल्फ निकलबाई जो अंकल हैं और इविल हेडमास्टर है वैकफोर्ड स्क्वेयर्स। ये आपको याद रखना है, यॉर्कशायर बोर्डिंग स्कूल के अगली ट्रुथ को ये नॉवेल दिखाता है। नेगेटिव कैरेक्टर आपको बताना है डेविड कॉपरफील्ड में, तो मिस्टर क्रीकल है, मिस्टर मडस्टोन, यूरिया ही। सारे कैरेक्टर्स याद रखना है। डेविड कॉपरफील्ड इज द बिल्डिंग्सरोमन because it is a novel of growth and development। It is a novel of growth and development। It focuses on psychological and moral growth and development of the protagonist from youth to adulthood। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको इस बॉक्स में देखने को मिलेंगे जो मैं नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि काफी टाइम कंज्यूम करेगा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। डेविड की लाइफ में जो कॉन्फिडेंट है इन सलेम हाउस, उनका क्या नाम है? तो जो जेम्स स्टीयरफोर्ड, ये इनके कॉन्फिडेंट होते हैं। ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द मोस्ट, तो कौन सी बुक हो सकती है? डेविड कॉपरफील्ड। पिप के ट्यूटर कौन होते हैं? तो मैंने आपको बताया था मैथ्यू पॉकेट, इनके बेटे होते हैं हर्बर्ट पॉकेट जो कि फ्रेंड होते हैं पिप के। बेंटली ड्रमल भी हैं, बेंटली ड्रमल जिससे स्टेला शादी करती है। शिशी जो किस में कैरेक्टर है? तो हार्ड टाइम्स में। ठीक है, सर्कस गर्ल हम कहते हैं, सर्कस गर्ल है ये, स्लीरी के सर्कस में सर्कस गर्ल है एंड शी वाज स्टूडेंट ऑफ थॉमस ग्रेडविन्स स्ट्रिक्ट क्लासरूम। हालांकि इन्हें इन फैक्ट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, इन्हें इंटरेस्ट नहीं है इसमें। हु इज द बॉस ऑफ क्रिमिनल गैंग ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन ओलिवर ट्विस्ट? तो फैगिन है। यहाँ पे कैरेक्टर्स आपको याद रखने, आर्टफुल डॉजर, फैगिन। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। The novel Hard Times follows a classical tripartite structure। कौन सा नॉवेल है जिसमें ट्राइपार्टाइट मतलब 3 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, सोइंग, रीपिंग एंड गार्डनिंग? तो हार्ड टाइम्स में। ओके, 10th नॉवेल है इनका। कैरेक्टर्स को आपको मैच करना है, तो पिप है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, कॉजोबन है मिजल मार्च में, बेकी शार्प है वेंडी पेयर में, हेडक्लिफ है वुदरिंग हाइट्स में। सभी नॉवेल्स इंपॉर्टेंट है ये। Which female character represent the victory of goodness and virtue over evil and villainy? Ideal of womanhood हम देखते हैं एग्नेस विकफील्ड। ठीक है, who
preferred being called David's child wife. तो डोरा, मदर ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, क्लारा कॉपरफील्ड, काफी बेनेवलेंट कैरेक्टर है। डेविड्स लव फॉर डोरा इज प्लेन लो, ये किसको रेफर करता है, किसको, किस कैरेक्टर के लिए इनका किस पर्सन के लिए इनका लव दिखाता है, तो मारिया इनके रियल लाइफ में थी इनकी लवर। The ideal school is run by Dr. Strong, while the worst school in the school is run by Mr. Crickle. तो ये आपको याद रखना है, ideal school is run by Dr. Strong, worst school is run by Mr. Crickle in David Copperfield. Spare the rod and spoil the child, important है, spare the rod and spoil the child, ठीक है। Whom did David consider as an elder sister and his good angel? ये भी important question है, एग्नेस को अपनी elder sister और good angel मानते हैं। Full name of Pip क्या है, फिलिप पेरे। Miss Havisham used one female character as a means of her revenge upon the male sex, क्या नाम है इनका, स्टेला। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में कैरेक्टर्स आप देखिए, पिप, मैगविच, मिस हैविशम, स्टेला, जो ग्रेगरी, जैगर्स, वैमिक, पम्बलचुक, हर्बर्ट पॉकेट, ऑर्लिक, बेंटली, ड्रामल, कॉम्पिसन, क्लारा, मिस्टर बार्ली, ये सब कैरेक्टर्स हैं। ऑर्लिक पूछा जाता है, ऑर्लिक है विलन है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में, जो कि पेप की सिस्टर को अटैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं जो इनके ब्रदर इन लॉ है वो पेप को काम दे देते हैं, तो ऑर्लिक को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसकी वजह से ये इनकी सिस्टर को अटैक कर देते हैं, ठीक है। इन अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस वॉप्सल एक्ट्स एज अ प्रिंस ऑफ डेनमार्क इन शेक्सपियर्स प्ले, तो ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक इसका पार्ट है। द कैरेक्टर फर्स्ट कोटेड एंड देन प्रॉमिस टू मैरी मिस हैविशम बट ही डिड नॉट कीप हिज प्रॉमिस, तो ये कौन है, तो ये कॉम्पिसन है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पीवाईक्यूज के बेसिस पे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, एंड आई होप दैट दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे बात हो सकती है, तो हम इसके बारे में एक अलग क्लास लेंगे, बट दिस वाज अ क्लास दैट वाज बेस्ड, दैट इज अबाउट क्विक रिवीजन, तो मैंने इसमें पूरे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। क्रिसमस कैरोल को भी आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।